हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 14 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपके सब कवर हो जाएं। इससे आगे आने वाले जितने भी सवाल बनेंगे आपके, आप सबके सब कर पाएंगे। चाहे आप किसी एग्जाम की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे यूके पीसीएस का हो या यूपी पीसीएस का हो या एसएससी का हो, किसी भी तरह का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गैस बताना चाहूँगा, अगर आपने लोअर पीसीएस मेंस के लिए और आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड में, और आपने अगर अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है या आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे जो लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो GS1 से सबसे पहले न्यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेम्प्रेरी विजिटर्स एंड माइग्रेंट्स, देखिए माइग्रेशन जो टॉपिक है वो आपका GS1 में आता है, यूपीएससी के सिलेबस में सभी स्टेट पीसीएस के अंदर भी आता है। और इससे सवाल आपके छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूके ट्रिपल एस सी हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो या फिर आपका एसएससी के एग्जाम्स हो। तो अब टेम्प्रेरी विजिटर्स और माइग्रेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो रिपोर्ट जारी की थी उसके दौरान उन्होंने माइग्रेंट्स में से भी टेम्प्रेरी विजिटर्स की एक कैटेगरी अलग बना दी है। तो आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक इन मार्च 2020, 0.7% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड एज अ टेम्प्रेरी विजिटर। तो सरकार का कहना यह है कि जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक मार्च 2020 में आया तो 0.7% जो भारत देश की पॉपुलेशन है उसको टेम्प्रेरी विजिटर के रूप में गिना गया अक्रॉस हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग द जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक। ये एक रिपोर्ट आई है माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21, उस रिपोर्ट के अनुसार जिसको मॉस्पी ने रिलीज़ किया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको रिलीज़ किया है। तो कौन है ये टेम्प्रेरी विजिटर्स एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम माइग्रेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टेम्प्रेरी विजिटर्स माइग्रेंट से किस तरह से डिफरेंट है, ये हमें जानना जरूरी है। तो जो माइग्रेशन इन इंडिया जो रिपोर्ट आई है विच इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट टाइम कलेक्शन ऑफ एडिशनल डेटा ड्यूरिंग द एनुअल राउंड ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर जुलाई 2020 से जून 2021 तक, जो PLFS का डेटा लिया गया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा लिया गया है, उसमें एक कैटेगरी अलग बना दी है टेम्प्रेरी विजिटर्स की। तो टेम्प्रेरी विजिटर्स कौन है? टेम्प्रेरी विजिटर्स वो हैं हैव बीन डिफाइंड एज द वंस हु अराइव्ड इन हाउस होल्ड्स आफ्टर मार्च 2020। पहली बात तो वो मार्च 2020 के बाद आए हैं, यानी कि लॉकडाउन के बाद आए हैं। एंड स्टेड कॉन्टिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज और मोर बट लेस देन 6 मंथ्स, यानी कि 15 दिन से ज़्यादा रहे हों और 6 महीने से कम रहे हों, तो उस दौरान जो लोग रहे होंगे उनको टेम्प्रेरी विजिटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। Migrants have been defined as those for whom the last usual place of residence any time in the past is different from the present place of enumeration। और माइग्रेंट उसको कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि जो उनका पिछला जो लास्ट जो प्लेस था रेसिडेंस का, रहने का, जो इस टाइम का प्लेस जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे उनको गिनती की जा रही है, वो वे दोनों अगर अलग अलग होंगे तो हम कह देंगे कि माइग्रेंट है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यूपी का है और वो महाराष्ट्र में है, तो एनुमरेशन के टाइम पे अगर वो मुंबई में जब काउंटिंग हुई तो वो मुंबई में मिला, जबकि रहने वाला वो उसका जो लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस था वो यूपी हुआ करता था, तो वो माइग्रेंट है क्योंकि वो यूपी से माइग्रेट करके कहाँ पे गया है, वो यूपी से माइग्रेट करके मुंबई गया है। लेकिन अगर यहीं पे कोई पर्सन 15 दिन और 6 महीने के भीतर होगा तो उसको हम कह देंगे कि ये टेम्प्रेरी विजिटर है, अगर वो मार्च 2020 से के बाद आया है तो ये कंडीशन इसमें लगती है। फिर आता है कि ओवर 84% ऑफ दीज 0.7% टेम्प्रेरी विजिटर्स मूव्ड प्लेसेस फॉर रीजंस लिंक टू पैंडेमिक। अब ये कहा जा रहा है कि इन जो 0.7% लोग हैं टेम्प्रेरी विजिटर्स हैं, 0.7% के जो 84% लोग हैं उनका जो मूवमेंट का जो कारण रहा वो रहा पैंडेमिक से लिंक्ड, रेंजिंग फ्रॉम लॉस ऑफ जॉब, या तो उनकी नौकरी छूट गई है या जहाँ पे वो काम कर रहे थे वो यूनिट बंद हो गई, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अभी, माइग्रेशन ऑफ अर्निंग मेंबर, यानी कि जो अर्निंग मेंबर था वो माइग्रेट कर रहा है, इस वजह से पूरी फैमिली को माइग्रेट करना पड़ा, क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स बंद हो गए हैं, हेल्थ रिलेटेड रीज़न रहा है, या फैमिली से मिलना है, रिलेटिव से मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, तो ये सब जो है तो 0.7% जो लोग रहे हैं भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके 84% जो है वो इस वजह से टेम्प्रेरी विजिटर बने हैं। A total of 48.9% ऑफ द टेम्प्रेरी विजिटर्स मूव्ड टू मीट फैमिली। ये कहा जा रहा है कि 48.9% लोग तो फैमिली से मिलने के लिए, रिलेटिव फ्रेंड से मिलने के लिए गए हैं, वाइल 15% ऑफ सच टेम्प्रेरी विजिटर्स मूव्ड फॉर हेल्थ रिलेटेड रीजंस, और 12% जो है वो जॉब और जो यूनिट वगैरह बंद हो गई है उसकी वजह से।
तो 0.7% इज़ मेल फीमेल कंबाइंड एट ऑल इंडिया लेवल। तो ये जो 0.7% है ये मेल फीमेल कंबाइन करके है ऑल इंडिया लेवल पे, एंड दैट परसेंटेज इज इन रेफरेंस टू कंट्रीज पॉपुलेशन। उस 0.7% जो है देश की जनसंख्या के हिसाब से है। अगर हम 2011 का सेंसस लें जिसमें 1.21 करोड़ पॉपुलेशन बताई गई है भारत की, तो उसके हिसाब से है 121 करोड़, सॉरी 1.21 नहीं 121 करोड़। इफ़ द एब्सोल्यूट नंबर हैज़ टू बी एस्टिमेटेड, तो अगर हम देखें तो टेकिंग द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन टू बी 121 करोड़, अगर 121 करोड़ माने सेंसस 2011 के हिसाब से, तो 0.7% जो है वो 85 लाख लोग निकलेंगे। तो 85 लाख लोगों को टेम्प्रेरी विजिटर्स की कैटेगरी में डाला गया है। तो ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट क्या रहा इस पीरियड में अगर हम देखें तो ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट 28.9% है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल सीधे सीधे इससे बनेगा कि 28.9% जो है वो ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट रहा है जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच में, जिसमें से कि 26.5% जो रहा है वो रूरल एरियाज़ में रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 34% रहा है। अब कौन ज़्यादा माइग्रेट किया है, मेल्स किए हैं या फीमेल्स किए हैं, अगर देखें तो फीमेल्स रिकॉर्डेड ए हायर शेयर ऑफ माइग्रेशन रेट ऑफ 47.9%, जबकि 48% रूरल एरियाज़ में माइग्रेट हुई हैं और 47.8% जो है शहरी एरिया में माइग्रेट हुई हैं महिलाएं। मेल्स के अंदर जो माइग्रेशन था वो 10.7% रहा है, जिसमें 5.9% रूरल एरियाज़ में है और 22.5% अर्बन एरियाज़ में है। अमंग फीमेल्स जो हाईएस्ट लेवल ऑफ माइग्रेशन रेट रहा है 86%, वो शादी की वजह से रहा है। यानी कि जब लड़की माइग्रेट करके अपने मायके से अपने ससुराल जाती है, यानी कि इन लॉज के यहाँ जाती है, तो उस वजह से माइग्रेशन का रेट उनके अंदर ज़्यादा रहता है। मैरिज की वजह से 49% रही है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एंड टू टेक अप बेटर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रॉक्सिमिटी टू प्लेस ऑफ वर्क, इन सब चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट आता है GS2 की न्यूज़। देखें, बहुत ही एक नया इनोवेटिव काम कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट कर चुकी है इसको। हरियाणा जो है फ्यूल स्टेशन सेटअप करने जा रहा है जेल्स में, यानी कि जेल्स में जो जेल के कैदी हैं, इनमेट्स हैं, वो पेट्रोल फिल करेंगे। जो विजिटर्स होते हैं, जो लोग आने जाने वाले होते हैं, उनकी बाइक्स में या कार में। तो हरियाणा हैज़ सेट अप अ फ्यूल स्टेशन फॉर आउटसाइडर्स इन द आउटर प्रीमाइसेस ऑफ इट्स कुरुक्षेत्र जेल। तो कुरुक्षेत्र जेल का जो आउटर प्रीमाइस है, तो उसमें जो आउटसाइडर्स हैं, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, जो आवाजाही करते रहते हैं नॉर्मली इस तरह से, तो वो अपना पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी बाइक में, स्कूटी में या गाड़ी में वो कुरुक्षेत्र जेल की प्रीमाइस में जाएंगे और वहाँ पर तेल भरवाएंगे। तो रन बाय जेल इनमेट्स, दिस जेल फिलिंग स्टेशन इज पार्ट ऑफ द स्टेट्स प्लान टू सेटअप सच फ्यूल स्टेशन इन 10 मोर जेल्स। तो ये जेल इनमेट्स चलाएंगे, यानी कि जेल में जो बंद कैदी हैं वो चलाएंगे इसको, और ये जेल फिलिंग स्टेशन के रूप में होगा। और ये स्टेट का प्लान भी है हरियाणा गवर्नमेंट का कि ऐसे 10 और जेलों के अंदर इस तरह से ये बनाया जाएगा। तो ये जेल फिलिंग स्टेशन प्लान क्या है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि वो फ्यूल स्टेशंस बनाएगा इन आउटर प्रीमाइसेस ऑफ 11 जेल्स इन हरियाणा। तो 11 जेल्स में बनाने का मकसद है इनका, जबकि ये जो पैटर्न था ये तेलंगाना गवर्नमेंट से कॉपी किया है, यानी कि पैटर्न जो है ये सिमिलर फ्यूल स्टेशंस तेलंगाना में भी चल रहा है। स्टेट विल सेटअप दीज जेल फिलिंग स्टेशंस इन एसोसिएशन विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो IOC के साथ मिलकर इसको काम किया जाएगा एज अ पायलट प्रोजेक्ट। एक जो फ्यूल स्टेशन है वो कुरुक्षेत्र में स्टार्ट कर दिया गया है, 31 मई से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। कुरुक्षेत्र के बाद और भी करा जाएगा, जैसे कि अम्बाला की 2 जेल हैं अम्बाला में, तो 2 फ्यूल स्टेशन वहाँ बनाए जाएंगे, यमुनानगर में, करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, जींद और हिसार। तो इन सब जगहों पर हरियाणा के अंदर ये चीज़ की जाएगी। अब इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या कारण रहा है जिसके वजह से ये करना चाहिए। तो पहली बात तो है इमेज मेकओवर, यानी कि लोगों के मन में जो ये भ्रांति है या जेल इनमेट्स के मन में ये होता है कि वो उन नॉर्मल लोगों से अलग हैं, यानी जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनसे अलग हैं क्योंकि वो जेल में बंद हैं। तो थोड़ा सा उस गैप को कम करने के लिए ये करा जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू मेक प्रिजनर्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, की सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए कैदियों को ये किया जा रहा है। व्हेन पीपल विल कम टू दीज फिलिंग स्टेशंस दे विल सी दैट द प्रिजनर्स कैन ऑल्सो वर्क लाइक कॉमन पीपल। तो प्रिजनर्स भी नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सकते हैं, कॉमन पीपल की तरह, आम आदमी की तरह काम कर सकते हैं। तो ये बताने का एक कारण है। अ मैसेज हैज़ टू गो आउट दैट प्रिजनर्स कैन बी रिफॉर्म्ड एंड रिहैबिलिटेटेड। और एक ये भी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मैसेज जाना चाहिए कि जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको रिफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि वो सुधर सकते हैं, बदल सकते हैं, और रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, यानी कि उनके अंदर सुधार हो सकता है और उनका पुनर्वास भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ई विधान सिस्टम फॉर पेपरलेस लेजिस्लेशन। अब देखिए, ई विधान सिस्टम लाया जा रहा है। अभी तक क्या होता था, अलग अलग विधानसभाओं में जब भी किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई बिल लाया जाता था या जितने भी काम होता था, तो वहाँ पे जितने भी MLA बैठते हैं सभी के लिए कॉपी छपा कर दी थी। फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तराखंड की बात करें या यूपी की बात करें, जैसे उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं, यूपी में 403 सीट्स हैं, 402 सीट्स हैं,
विधानसभा के अंदर, तो वहाँ पे जब कोई बिल लाया जाएगा तो वो उसकी 403 कॉपियाँ बनेंगी। यानी कि अगर वो एक बिल 50 पेज का है तो 400 लोगों के लिए 50-50 पेज की कॉपियाँ बनेंगी। तो इस वजह से पेपर का जो कंजम्पशन था वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता था विधानसभाओं के अंदर। तो इस वजह से इस चीज़ को कम करने के लिए एक ई विधान सेवा लाई गई है, ई विधान सिस्टम लाया गया है, जिसके तहत आपको एक टैबलेट होगा या कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, आपको वो सब चीज़ दिखेगी। आपको पेपर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हज़ारों लाखों ट्रीज जो हैं वो बचेंगे कटने से। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज़ अ सिस्टम फॉर डिजिटाइजिंग द लेजिस्लेटिव बॉडीज़। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है, जो कानून बनाने वाली लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं हर राज्यों में, उसको डिजिटाइज करने की बात की जा रही है ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड द पार्लियामेंट थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो पार्लियामेंट हो चाहे भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्य की सरकारें हैं, सभी के अंदर ये बात करी जा रही है, थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म ऑन विच हाउस प्रोसीडिंग्स, स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कमेटी रिपोर्ट्स विल बी अवेलेबल। तो जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, वो सब डिजिटल फॉर्मेट में हो जाएगी, जिससे कि पेपर प्रिंटिंग का पैसा बचेगा, पेपर प्रिंटिंग के लिए पेड़ बचेंगे, पेपर प्रिंटिंग की कॉस्ट बचेगी। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चीज़ें ई विधान सिस्टम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक गुजरात से एमएलएस का डेलीगेशन गया है यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि इसको यूपी ने अपने यहाँ पहले अडॉप्ट कर लिया है। तो गुजरात के एमएलएस का डेलीगेशन यूपी के विधानसभा में गया है ये देखने के लिए कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। तो अ डेलीगेशन ऑफ एमएलएस फ्रॉम गुजरात विजिटेड द यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली टू लर्न अबाउट द नोवेल ई विधान सिस्टम फॉर पेपरलेस प्रोसीडिंग्स दैट हैज़ बीन रिसेंटली अडॉप्टेड बाय द यूपी स्टेट असेंबली। तो यूपी जो है कुछ ही फ्यू स्टेट्स में से आता है जिसने इसको अडॉप्ट किया है, एंड इट्स लास्ट सेशन वॉज कम्प्लीटली डिजिटाइज। और जो यूपी विधानसभा का पिछला सेशन रहा है, लास्ट सेशन रहा है, वो कम्प्लीटली डिजिटाइज रहा है। तो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सिस्टम ये है क्या? अगर हम देखें तो इसको डेवलप किया गया है टू मेक ऑल द वर्क एंड डेटा रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव बॉडीज अवेलेबल ऑनलाइन। पहली बात तो ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा फॉर द यूज़ ऑफ बोथ सिटीजन्स एंड द मेंबर्स ऑफ असेंबलीज। तो यानी कि नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल रहेंगी ये सब चीज़ें, और जो एमएलएज हैं यानी कि जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, उनके लिए भी रहेगी। इट इंक्लूड्स अ वेबसाइट एंड अ मोबाइल ऐप। तो उसके अंदर एक मोबाइल ऐप भी होगा और एक वेबसाइट भी होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंशन्ड द आइडिया ऑफ वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म इन नवंबर 2021। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म की बात नवंबर 2021 में की गई थी, जिसके बाद ये बनाया गया नेशनल ई विधानसभा या ई विधान एप्लीकेशन पोर्टल जो बनाया गया। तो इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? तो दिस हैज़ बीन डन फॉर स्ट्रीमलाइनिंग इन्फॉर्मेशन। एक तो इन्फॉर्मेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए रिलेटेड टू वेरियस स्टेट असेंबलीज, जो सभी स्टेट असेंबलीज से रिलेटेड होंगे हर राज्य की विधानसभाओं से, एंड टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ पेपर इन डे टू डे फंक्शनिंग। तो यानी कि रोज़मर्रा की काम जो होते हैं ऑफिस में एमएलएज के यहाँ या फिर विधानसभाओं में, तो उस रोज़मर्रा के कागज़ का जो इस्तेमाल है वहाँ पे, उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया है। इट्स वेबसाइट स्टेट्स, अगर हम इसकी वेबसाइट देखें नेवा की, तो वो ये कहती है कि सेवरल थाउजेंड टन्स ऑफ पेपर वुड बी सेव्ड विच इन टर्न वुड हेल्प इन सेविंग लैक्स ऑफ ट्रीज एनुअली। तो हर सालाना अगर हम देखें तो लाखों पेड़ बचेंगे इससे, क्योंकि कई टन पेपर जो है वो सेव होगा, उसका यूज़ नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इंप्लीमेंटेड द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ नेवा इन 2014। तो 2014 में उन्होंने भी इसको इम्प्लीमेंट किया था हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जहाँ पे टच स्क्रीन डिवाइसेस दिए गए थे पेपर को रिप्लेस करने के लिए एमएलएस की टेबल्स पे। तो एमएलएस की टेबल्स पे विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की वहाँ पे टच स्क्रीन लगाई गई थी, एक जो टच स्क्रीन थी, यानी कि वहाँ पे आप टच करके उसको यानी कि उसको चला सकते हैं, जस्ट लाइक टैबलेट या फ़ोन्स में जैसा आता है उस तरह से बनाया गया था। क्या इसको और भी कहीं किया गया है? तो अगर देखें तो येस, दुबई जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई है, दिसंबर लास्ट ईयर 2021 दिसंबर के महीने में, तो वो दुनिया की पहली गवर्नमेंट बन गई है जो 100% पेपरलेस हो गई है। और यूएस गवर्नमेंट ने भी 2019 में अनाउंस किया था कि 2022 के अंत तक आते आते वो पेपर से डील करना बंद कर देंगे, यानी कि उनकी जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो सब पेपर से डील करना बंद कर देंगी, सारा काम डिजिटाइज हो जाएगा। लेकिन इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं? अब ये चीज़ बहुत रोज़ी पिक्चर तो लगती है कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो पहला चैलेंज तो आता है एक्सेस, कि सभी लोगों को वो चीज़ एक्सेसिबल हो। यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि हर एमएलए जो है वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है या वो इतना टेक सेवी है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी को वो चला सकता है। उसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, लेकिन वो सीख तो सकते ही हैं। तो ये बात की जा रही है। तो चैलेंज तो है ही एक्सेस का। फिर पर्टिकुलरली फॉर लेजिस्लेटर्स, जो लेजिस्लेटर्स हैं जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, अब वो किस तरह से एमएलएस कर पाएंगे? उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, लेकिन सीख वो भी सकते हैं। टू डिवाइसेज एंड रिलायबल इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी वॉज एन इशू। और एक इंटरनेट होना और इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होना भारत जैसे देश में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो इस टाइम पे जो
जुलाई 2022 या 2022 की जो समर चल रही है, अगर उसके टाइम पे देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन है भारत में वो भी कम हो रहा है। नेक्स्ट आता है द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। अब देखिए GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ है कि नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल एक न्यूज़ में है कि उसमें जो जब से यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्सिट के थ्रू यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है तब से ये इशू आ रहा है। आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन, नॉर्दर्न आयरलैंड रिमेन्ड इट्स ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट दैट शेयर्ड अ लैंड बॉर्डर विद एन EU मेंबर, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अगर आप मैप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम का, तो यूनाइटेड किंगडम बोले या ग्रेट ब्रिटेन बोले, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिससे ये समझाएं कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो इसके बाद एक अगली वीडियो आएगी इस चीज़ के ऊपर, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें ये पता चलेगा आपको कि इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब आफ्टर द यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन, जब से यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो यूके का पार्ट है वही एक ऐसा हिस्सा है जो आयरलैंड से टच करता है। तो ये एरिया आयरलैंड से टच करता है, इसलिए यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है एक तरह से रास्ता बन गया है यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर करने का। तो EU एंड यूके हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, चेक्स वुड बी नेसेसरी बिफोर गुड्स कुड मूव फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड टू आयरलैंड। अब देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट को नॉर्दर्न आयरलैंड से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आयरलैंड के अंदर जाना है, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जाना है, तो वहाँ पे क्योंकि दोनों देशों के, यूरोपियन यूनियन का और इंग्लैंड का यानी कि यूके का स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं, यानी कि हर गुड्स की उनको वहाँ पे चेकिंग करनी पड़ेगी। हाउएवर द टू साइड्स हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत लंबे समय से रहा ही, ये सबको पता है। विद अ हार्ड फॉट पीस सिक्योर्ड ओनली इन 1998, जबकि 1998 में सिक्योरिटी जो वहाँ पे पीस थी वो उसको इस्टेब्लिश किया गया था, वहाँ पे बेलफास्ट एग्रीमेंट हुआ था जिसको गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी कहा जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो बेलफास्ट एग्रीमेंट है वो न्यूज़ में है, तो ये किस किस देशों के बीच में हुआ था? ये यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बीच में हुआ था। या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? तो ये आयरलैंड, ये किस रीजन की वजह से हुआ है? नॉर्दर्न आयरलैंड की वजह से हुआ है, वहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिडलिंग विद दिस बॉर्डर वॉज दस कंसिडर्ड टू डेंजरस, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बॉर्डर पे कुछ भी आप छिड़कानी करते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट चेक्स वुड बी कंडक्टेड बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो चेक्स को ये कहा गया कि चेक्स नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बॉर्डर पे ना करके नॉर्दर्न आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बॉर्डर पे किया जाएगा। अब आपके सामने कन्फ्यूजन ये होगा कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है। देखिए, ब्रिटेन सिर्फ इंग्लैंड है, अगर हम इंग्लैंड को देखें तो वो ब्रिटेन है। अगर ग्रेट ब्रिटेन देखें तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, उसके अंदर एक तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एक तो इंग्लैंड आ जाएगा, एक वेल्स आ जाएगा और एक स्कॉटलैंड आ जाएगा। तो ये जो वेल्स, WALES, तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और इन तीनों में अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड भी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो अब यूनाइटेड किंगडम में अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम इस नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉर्डर पे और ये जो ग्रेट ब्रिटेन बना, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को जोड़कर, तो इन तीनों के बॉर्डर पे अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉर्डर पे हम चेक कर देंगे सामान को, ना कि नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बॉर्डर पे करेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड का बॉर्डर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं। 98 में जाकर, अभी कुछ साल पहले जाकर वहाँ पर शांति हुई है, तो इस वजह से उस बॉर्डर पर करना चेकिंग को गलत है, हम यहाँ पर चेकिंग कर देंगे, ये कहा जा रहा है। दिस वॉज कॉल्ड दी नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। तो इसको नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल कहा जा रहा है कि चेकिंग जो होगी वो नॉर्दर्न आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बॉर्डर पे होगी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बन सकता है। अंडर द प्रोटोकॉल नॉर्दर्न आयरलैंड रिमेन्स इन द EU सिंगल मार्केट। तो इसके तहत, प्रोटोकॉल के तहत ये कहा गया है कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन के सिंगल मार्केट के तहत रहेगा। एंड ट्रेड एंड कस्टम इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स कमिंग फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन टेक प्लेस एट इट्स पोर्ट्स अलॉन्ग द आयरिश सी। तब ये कहा जा रहा है कि वैसे तो नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, लेकिन सामान के वजह से, चेकिंग करने की वजह से नॉर्दर्न आयरलैंड को यूरोपियन यूनियन का पार्ट माना गया है, कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेगा, जिससे कि वहीं पे बॉर्डर पे चेकिंग हो सके सामान की। तो ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन आई है जिससे कि सरोगेट एड्स को बैन कर देना चाहिए। अब सरोगेट एड्स क्या होते हैं? सरोगेट एड्स वो एड्स होते हैं, किसी प्रोडक्ट का मैं एग्जैक्टली परफेक्टली उसी प्रोडक्ट का ऐड नहीं दिखा सकता, लेकिन किसी बहाने से मैं उसका ऐड दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, जिस तरह से कि अगर हम देखें तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स आती हैं मार्केट में बहुत सारी, तो मान लेते हैं अलग अलग, जैसे एक सिग्नेचर करके आती है, ब्लेंडर स्प्राइट करके आती हैं। तो ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं
तो इनका एडवर्टीज़मेंट दिखाना, अल्कोहलिक कंटेंट का एडवर्टीज़मेंट दिखाना बैंड है। लेकिन अगर आपने टीवी में देखा होगा तो वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट कैसे दिखाते हैं, सिग्नेचर की सीडीज़ को दिखा देंगे, या कोई गोल्फ खेलते हुए दिखा देंगे एक, या ब्लेंडर सेट का कैसे दिखाएंगे कि सीडी करके दिखा देंगे कि इसकी सीडीज़ आती हैं। तो ये जो सीडीज़ करके आती थी वो क्या है, ये अपने आप में एक सरोगेट ऐड है, क्योंकि एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट है वो उसको नहीं दर्शा रहे, लेकिन वो जो इंटेंशन है लोगों की उसको दिखाना चाह रहे हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे जो पान मसाला या गुटखा वाले एडवर्टीज़मेंट होते हैं उनको दिखाना भी बैंड है, लेकिन अगर मैं उसको माउथ फ्रेशनर के रूप में दिखाऊं कि ये माउथ फ्रेशनर है ना कि गुटखा, तो वो उसका सरोगेट ऐड हो गया। लेकिन असलियत में वो गुटखा था, असलियत में वो टबैको था, लेकिन उसको माउथ फ्रेशनर के रूप में दिखाया गया। तो गवर्नमेंट ने इसी के ऊपर गाइडलाइंस दी हैं कि आप सरोगेट एड्स नहीं दिखा सकते लोगों को। आप जो लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं उसको आप नहीं ऐसे कर सकते, यानी कि लोगों के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। तो सेलर्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स विच हैव बीन बैंड अंडर द न्यू गाइडलाइंस। तो जो अल्कोहलिक बीवरेजेस के जो सेलर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि भाई आप क्लैरिटी दो कि आप सरोगेट एडवर्टीजमेंट किसको कहते हैं। द गाइडलाइंस जो इशू की गई थी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा, वो 10 लाख रुपए की पेनल्टी रखते थे फर्स्ट वायलेशन पे, और 50 लाख की पेनल्टी रख रहे हैं अगले वायलेशंस पे। इसको कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है। जो गाइडलाइंस हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022 उसने रिलीज़ की गई है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, एंड टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर नॉट बीइंग फूल्ड विद अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स, एग्जैजरेटेड प्रॉमिसेस, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉल्स क्लेम्स। तो यानी कि जो अगर हम देखें तो निराधार दावे जो है, यानी कि अतिरंजित दावे, गलत सूचना या झूठे दावे जो भी हैं, जितने भी हैं, एग्जैजरेटेड प्रॉमिसेस का मतलब है कुछ बढ़ा चढ़ाकर अगर कोई प्रॉमिस कर दिया गया है जबकि ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। तो दीज गाइडलाइंस फोकस ऑन मिसलीडिंग एड्स एंड एड्स शोन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के दौरान जिस टाइम बच्चे प्रोग्राम देख रहे होते हैं उस चीज़ के लिए भी देखा गया है। सरोगेट एड्स मीनवाइल हैव बीन बैंड कम्प्लीटली, तो इनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या है, हालांकि मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजिंग इज द स्ट्रैटेजी ऑफ एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी एडवर्टाइज्ड ओपनली, यानी कि कोई प्रोडक्ट वो ओपनली एडवर्टाइज नहीं कर सकते। अब आप सिग्नेचर जो अल्कोहलिक बीवरेज है, यानी कि ब्लेंडर स्प्राइट जो कि एक अल्कोहलिक बीवरेज है, उसका आप खुलकर एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको एडवर्टीजमेंट अगर करना है तो आप कैसे करेंगे, आप उसकी म्यूजिक सीडी ला देंगे कि सिग्नेचर की म्यूजिक सीडी है, ब्लेंडर स्प्राइट की म्यूजिक सीडी है, या उसकी टी शर्ट है, कुछ भी आप इस तरह से करके एक चीज़ दिखा दें जिससे कि आप क्या करें, उसका एक सरोगेट ऐड बना दें। एडवर्टाइजर्स इंस्टेड क्रिएट एड्स दैट हेल्प इन बिल्डिंग अ ब्रांड एंड ऑफन इन्वॉल्व पॉपुलर सेलिब्रिटीज, और पॉपुलर सेलिब्रिटीज वो यूज़ करते हैं, ऑल विदाउट नेमिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट दैट इज बीइंग इनडायरेक्टली एडवर्टाइज्ड। भारत में टबैको प्रोडक्ट्स जो हैं और अल्कोहल जो है वो कभी भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते आप ओपनली, अंडर लॉज लाइक द सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, जिसने बैन कर दिया है सभी तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट को टबैको प्रोडक्ट्स के। तो इसको सरकमवेंट करने के लिए सरोगेट एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं GS3 की न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले जो न्यूज़ आती है वो आ रही है वेब 5.0 पे। तो ये कि ब्लॉकचेन पावर डिजिटल नेटवर्क है जो ट्विटर के एक्स CEO रहे हैं वो बिल्ड करना चाहते हैं। तो जो फॉर्मर ट्विटर CEO रहे हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने ये अनाउंस किया है अभी रिसेंटली कि उनका विजन है फॉर अ न्यू डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म। ये डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म होगा जिसको वेब 5.0 कहा जाएगा। अब ये क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये वेब 1, 2, 3 ये सब चीज़ें क्या रही हैं इसको समझें। तो वेब 1.0 वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जो दुनिया का ग्लोबली जो एक डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क रहा है उसको वेब 1.0 कहा गया है। इट इज़ ओफन रेफर्ड टू एज द रेड ओनली इंटरनेट मेड। तो ये रीड ओनली के लिए रहा था, यानी कि इस पर हम सिर्फ पढ़ सकते थे, इसमें हम कुछ और नहीं कर सकते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है इन द इवोल्यूशन ऑफ द वेब वाज द रीड एंड राइट इंटरनेट। उसके बाद फिर वेब 2.0 में रीड एंड राइट इंटरनेट आता है, यानी कि आप वहाँ पे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं सर्वर्स के साथ एंड अदर यूजर्स लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ द सोशल वेब। दिस इज द वर्ल्ड वाइड वेब दैट वी यूज टुडे। तो इसके बाद हम वर्ल्ड वाइड वेब जो आया वो वेब 2.0 से आना शुरू हुआ। फिर आता है वेब 3.0। ये एक इवॉल्विंग टर्म है दैट इज यूज टू रेफर टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट। तो ये अभी इवॉल्व कर रहा है। आ रीड राइट और एग्जीक्यूट वेब है विद डिसेंट्रलाइजेशन एज इट्स बेडरॉक। और अब ये वेब 3.0 के बाद वेब 5.0 तक की बात कर रहे हैं। तो being developed by Dorsey's Bitcoin business unit, the Blockhead Web 5.0 is aimed at building an extra decentralized web that puts you in control of your data and identity। यानी कि आपका डेटा जो है और आपकी आइडेंटिटी जो है उसको आपके ही कंट्रोल में रखेंगे। puts you in control of your data and identity। तो उसके लिए वेब 5.0 बनाने की बात कही जा रही है।
नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स से न्यूज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि फेडरल रिज़र्व ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिज़र्व, तो उसने जैसे अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है, तो उससे भारत की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फेडरल रिज़र्व हैज़ रेज्ड इट्स की इंटरेस्ट रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट्स, जो बिगेस्ट इंक्रीज रहा है 1994 से, इन एन अटेम्प्ट टू रेन इन्फ्लेशन। तो वहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, इन्फ्लेशन क्या होता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई गई थी, अभी अपलोड हुई है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, तो इन्फ्लेशन की जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना। तो फेडरल रिजर्व ने रेज किया है 75 बेसिस पॉइंट, जिससे कि वहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो फेडरल रिजर्व ने ऑन जून 15 रेज्ड इट्स टारगेट इंटरेस्ट रेट बाय 0.75 पॉइंट। तो 75 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखिए 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% होता है। अगर मैं 100 बेसिस पॉइंट की बात करूं, इसका मतलब होता है 1% बढ़ाना। अगर 75 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 0.75% रेट को इंक्रीज किया गया है। तो जून 15 में जो रेज किया गया था टारगेट इंटरेस्ट रेट बाय 3 क्वार्टर्स, यानी कि 0.75% या 75 बेसिस पॉइंट पे, ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट इन अ साइन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू लोअरिंग इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी टू 2% फ्रॉम 8.6%। तो जो 8.6% इस टाइम पे मई में चल रहा था वहाँ पे इन्फ्लेशन, उसको कम करने की बात कही जा रही है, जो फास्टेस्ट इंक्रीज रहा है पिछले 4 दशकों में। यानी पिछले 4 दशकों में देखा जाए तो यूएसए के अंदर जो महंगाई है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो अब इसका भारत की इकोनॉमी पे, भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आएगा कि भारत में टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस हो जाएंगी। हायर इंटरेस्ट रेट्स विल रिड्यूस द पुश फैक्टर फॉर रिस्क कैपिटल टू फ्लो इनटू इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, यूएसए की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो जो दूसरे कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। वो सोचेंगे जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना स्ट्रांग इकोनॉमी वाला कंट्री भी उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो जो भारत में जो पैसा आ रहा था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो भारत में आ रहा था, वो भारत में ना आकर वो यूएसए में चला जाएगा। If the Fed is able to slow demand sufficiently in the world's largest consumer market, there will be less price pressure on globally traded commodities of which India is a net consumer. फिर भारत में ट्रेड डेफिसिट भी हो जाएगा, और ट्रेड डेफिसिट होने के साथ साथ वीकर रुपी, भारत का जो रुपया है उसकी वैल्यू भी कमजोर हो जाएगी। इंडियन मार्केट्स रिस्क बिकमिंग लेस अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टर, यानी कि जो भारत में, जो भारतीय मार्केट के जो रिस्क हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को, यानी कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कम अट्रैक्टिव लगेगा। और राइजिंग ट्रेड डेफिसिट, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट कम है लेकिन हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है। मान लेते हैं कि मैं अपने घर से दूसरे घर में 100 रुपये का सामान बेच रहा हूँ, लेकिन अगर उस घर से अपने घर में 500 रुपये का सामान मंगा रहा हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली या अल्टीमेटली 400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं सामने वाले घर में, यानी कि मेरे घर से 400 रुपये चले गए। तो इसी तरह से मान के चलिए कि अगर भारत देश से दूसरे देश में 400 रुपये चले जा रहे हैं, यहाँ पे 400 करोड़ भी हो सकता है, 4000 करोड़ भी हो सकता है, 4 लाख करोड़ भी हो सकता है, तो अगर इतने पैसे जा रहे हैं तो यानी कि भारत का नुकसान है, यानी कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है अगर हम पिछले समय से देखें तो आ राइजिंग ट्रेड डेफिसिट ओइंग टू ग्रोथ इन इंपोर्ट्स, अब इंपोर्ट्स में हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है और एक्सपोर्ट्स कम हो पा रहे हैं, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स हैव ऑलरेडी कॉज द इंडियन रुपी टू वीकन। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं, हम कल परसों की जो न्यूज़ थी उसमें भी, करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर रहे थे ये, कि भारत की जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। लेटेस्ट रेट हाइक जो की है यूएस फेड ने विल इम्प्रूव यील्ड्स ऑन यूएस ट्रेजरीज एंड री इन्फोर्स द डॉलर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द रुपी। तो जो लेटेस्ट रेट हाइक है यूएस फेडरल के द्वारा, वो यील्ड को इम्प्रूव करेगा यूएस ट्रेजरीज पे, एंड री इन्फोर्स द डॉलर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द रुपी, और इसके वजह से जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो भी री इन्फोर्स होगी रुपी के मुकाबले। दैट विल मेक द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट लेस अट्रैक्टिव, जिसके वजह से इंडियन मार्केट लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को, एंड एक्सेलरेट आउटफ्लो, तो जिसके वजह से भारत से पैसा बाहर जाने लगेगा, आउटफ्लो होने लगेगा, जबकि हमें इनफ्लो करवाना है। दैट विल पुट फर्दर प्रेशर ऑन द इंडियन रुपी, और उसके ऊपर, इसके वजह से इंडियन रुपी पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सफरिंग होगी। इंडियन कंज्यूमर्स लाइक देयर अमेरिकन काउंटर पार्ट्स फेस एन इरोजन ऑफ देयर रियल डिस्पोजेबल इनकम ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी तनख्वाह होती है, डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम वो तनख्वाह होती है, वो इनकम होती है जो आप खर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ पैसा ऐसा है कि जो आपका टैक्स में कट गया, इनकम टैक्स में, कुछ पैसा ऐसा है कि जो आपको मेंटेनेंस चार्ज देना है, कुछ भी पैसा देना है, वो सब कटने के बाद जो थोड़ा सा अमाउंट आपके जेब में बचता है, आपके अकाउंट में बचता है, वो जो इनकम है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। तो अगर इस तरह से होगा तो भारतीयों के, जो भारतीय कंज्यूमर्स हैं, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो कम रह जाएगी। With the withdrawal of monetary accommodation by both the Fed and the Reserve Bank of India, higher debt servicing costs will lower real disposable income. नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें,
तो इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो भारत ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम रख रखा है, यानी कि $1 जो है भारतीय कितने रुपए के बराबर होगा, तो ये फ्लोटिंग रेट पे होता है। आरबीआई हैज़ बीन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इनडायरेक्टली थ्रू इंटरेस्ट रेट्स। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो चाह रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट से उसको इन्फ्लुएंस कर पाए। फ्री फॉल डिप्रिसिएशन जो हो रहा है रुपये का वुड बेनिफिट एक्सपोर्टर्स। अब देखिए, अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है रुपये का, इससे एक्सपोर्टर्स को तो फ़ायदा होगा, बट विल ऑल्सो कॉज अ ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट विच इज़ गोइंग टू बी अनमैनेजेबल बाय द गवर्नमेंट। अगर हम देखें तो फ्री फॉल डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, अगर रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कोई चीज़ अगर $100 की है, तो पहले वो चीज़ अगर भारत का $1 ₹70 के बराबर होता था, तो भारत में अगर $100 आ रहे हैं तो जिस पर्सन के पास आ रहे हैं, अगर वो बैंक लेके जाएगा उन $100 को, तो बैंक उसे 7,000 रुपये देता। लेकिन अगर अब $1 के मुकाबले भारतीय रुपये 79 रुपीज़ हो रहा है या 80 रुपीज़ हो रहा है, तो अब बैंक को $100 के मुकाबले 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यानी कि जिस पर्सन ने एक्सपोर्ट किया उसको तो ये लग रहा है कि उसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पहले 7,000 रुपये मिलते, अगर डॉलर $70 होता, अब $1 $80 के बराबर हो गया है, तो अब तो उसको 8,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन इसके वजह से कंज्यूमर को तो, या जो वो एक्सपोर्टर है उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, एक इकोनॉमी कैन नॉट साइमल्टेनियसली मेंटेन। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के अनुसार एक इकोनॉमी जो है कभी भी ये बहुत मुश्किल से साइमल्टेनियसली एक साथ मेंटेन नहीं कर सकती है। एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल मूवमेंट और एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जितनी भी नई नई वीडियोस आती हैं वो सब आपको दिखती रहेंगी। बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको एक भी वीडियो आपसे ना छूटे और सभी एग्जाम्स के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ। फिर एक आता है वर्सनिंग इन्फ्लेशन। अगर हम देखें तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है वो एक्सीलरेट हो सकता है, क्योंकि फेड रेट हाइक हो रहा है। डिप्रिसिएशन जो है रुपये का, उसके वजह से भारत का अगर रुपये का डिप्रिसिएशन होगा, इसके वजह से हमें जो हम तेल मंगाते हैं दूसरे देशों से वो भी बहुत महंगा हो जाएगा। विल इंक्रीज द रुपी कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स सच एज क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, केमिकल्स महंगे हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाएंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो API है ये महंगा हो जाएगा, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम बाहर दूसरे देशों से मंगाते हैं वो सब महंगा हो जाएगा। दैट विल वर्सन थिंग्स ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट ड्यू टू इंक्रीज सब्सिडी बिल्स। द वीकर रुपी विल बी गुड फॉर नेट एक्सपोर्टिंग सेक्टर सच एज IT एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो वीकर रुपी उनके लिए अच्छा है। वीकर रुपी अच्छा क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ मैंने $100 की बेची, अगर मैं उसको बैंक के पास जाता हूँ कि इन डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट कर दो, तो बैंक जो है वो अगर 70 रुपये होता तो 7,000 रुपये देता, लेकिन अब 80 रुपये हो रहा है $1, तो वो मुझे 8,000 रुपये देगा। तो वीकर रुपी होने की वजह से यहाँ तो फ़ायदा है, लेकिन और अल्टीमेटली जब हमें, क्योंकि हमारी मेजर इकोनॉमी तेल पे चलती है और तेल जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो तेल इंपोर्ट करने की वजह से तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तेल $1 का है तो पहले हमें $1 के लिए 70 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन अब $1 के लिए हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा ज़्यादा लॉस है। बिसाइड्स अ वीकर करेंसी इज लाइकली टू इंक्रीज इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू इंडिजिनस बिजनेसेस फ्रॉम इम्पोर्ट्स डिपेंडिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द US फेड रेट हाइक्स। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला ये कुछ रिवॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है नोन एज द येलो रिवॉल्यूशन। इसको येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इस कंट्री में हुआ था ये। दिस फीचर्ड अ सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस इन 1986 अगेंस्ट रिजीम। तो 1986 में कई सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए किसी रिजीम के सामने, एंड टू द डिमाइस ऑफ इट आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ डिक्टेटरशिप फॉलोड बाय रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आयरॉनिकली 36 साल बाद जब डिक्टेटर को हटाया गया, उसके जो बेटे थे अब वो देश के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि वो डिक्टेटर कौन थे, उनके बेटे कौन थे, और अब वो देश कौन सा है। तो वो है फर्दिनांड मार्कोस। ये डिक्टेटर हुआ करते थे, इनके बेटे हैं फर्दिनांड मार्कोस जूनियर, और अब ये प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं फिलीपींस के। नेक्स्ट आता है हेल्ड मियरली मंथ्स बिफोर द 1988 ओलंपिक गेम्स, दिस अपराइजिंग फोर्स द रूलिंग मिलिट्री रिजीम टू होल्ड इलेक्शंस। तो इस देश के अंदर पहले मिलिट्री रिजीम चला करती थी, लेकिन 1988 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले थे उससे जस्ट पहले वहाँ पे लोगों ने अपराइजिंग की, जिसके वजह से वहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए एंड ब्रिंग अबाउट अदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वहाँ पे और भी कुछ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स किए गए दैट सेटअप व्हाट इज कॉल्ड द 6th रिपब्लिक इन दिस कंट्री। तो इसमें 6th रिपब्लिक बनाया गया। आपको बताना है कि इस देश का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, हु वाज फर्स्ट नॉमिनेटेड बाय द मिलिट्री रिजीम। तो ये है साउथ कोरिया, वो कंट्री रहा है, और रो ताई वो जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ कोरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ उसकी बात की जा रही है, एंड हैज़ एंड्योर्ड
वॉज वेयर द सो कॉल्ड जैस्मिन रिवोल्यूशन, सो कॉल्ड जो जैस्मिन रिवोल्यूशन है वो भी वहाँ पे हुआ। अकर्ड टू ओवरथ्रो लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट जिने अल एबिदीन बेन अली, तो इनको हटाने के लिए वहाँ पे जैस्मिन रिवोल्यूशन भी किया गया था। वन ऑफ द रीजन्स फॉर द सक्सेस इन द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी वाज द प्रेजेंस ऑफ अ मेजर ट्रेड यूनियन, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन थी जिसके वजह से वहाँ पे जो ये तख्ता पलट था या वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन था वो सक्सेसफुल हो पाया। उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2015 में। तो आपको उस सिविल सोसाइटी का नाम बताना है और देश का नाम बताना है, तो वो है तुनीशियन जनरल लेबर यूनियन। ये तुनीशियन नेशनल डायलॉग क्वार्टेट है, ये टूनीशिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट है व्हाट बिगैन एज अ मिलिट्री कू, शुरू में मिलिट्री कू से स्टार्ट हुआ बाय लेफ्ट लीनिंग मिलिट्री ऑफिसर्स अगेंस्ट एन अथॉरिटेरियन रिजीम दैट रूल द कंट्री फॉर मोर देन 4 डेकेड। तो 40 सालों से एक रिजीम थी जो रूल कर रही थी उस कंट्री को, तो वहाँ पे एक मिलिट्री क्यू हुआ, यानी कि मिलिट्री ने वहाँ पे तख्ता पलट किया। लेटर रिसीव सपोर्ट फ्रॉम सिविल रेसिस्टेंस, बाद में जो सिविलियंस लोग थे उन्होंने भी मिलिट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, विच लेड टू डेमोक्रेटाइजेशन इन दिस कंट्री। बाद में इस कंट्री में फिर डेमोक्रेसी आ गई एंड फ्रीडम फॉर सेवरल ऑफ द कंट्रीज कॉलोनीज, तो और कई जो उस कंट्री ने कॉलोनी बना रखी थी उन देशों को भी आज़ाद हो गया। तो नेम द कंट्री एंड द रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 1974, तो ये पोर्टुगल था और वहाँ पे कार्नेशन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इसी के साथ 14 जुलाई करंट अफेयर्स कवर होते हैं गाइस। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कोई आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई आपका सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।